हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 सेम की इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बुक से चैप्टर रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड गाइस इस चैप्टर के नोट्स एंड IFRS की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मीनिंग पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। इसका मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर में ये पढ़ा चुकी हूँ, बट एक बार फिर भी हम ब्रीफ में देख लेते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो मैनेजमेंट की हेल्प करती है, जिससे वो आगे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी तरीके से मैनेजमेंट तक पहुंच सके कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्या पॉजिटिव्स हैं कंपनी के, क्या नेगेटिव्स हैं। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से हमें सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, कंपनी की वर्किंग के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब जो गाइस ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं ये क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे क्या की जाती हैं, इशू की जाती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो गाइस ये तो मैं आपको मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स थोड़े ब्रीफ में पढ़ा रही हूँ कि इस चैप्टर में ब्रीफ में दिए हुए हैं एंड इसका फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने एकदम आपको वीडियो बनाई हुई है, वो आप प्लेलिस्ट में एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। अगर हम कहें इसके मेन जो प्राइमरी पर्पस हैं, 2 प्राइमरी पर्पसेस हैं। फर्स्ट है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये हेल्प करती है मैनेजमेंट की, ताकि वो इफेक्टिव डिसीजंस ले सके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए एंड ओवरऑल जो स्ट्रेटजीज़ को देखते हुए। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन सही होगी, एकदम फाइनेंशियल की जो इन्फॉर्मेशन है एकदम सही होगी, हमें पता होगा कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, क्या वर्किंग हो रही है, क्या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, हर चीज़ हमें पता होगी, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी ले सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसी तरीके से डिसीजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्राइमरी पर्पस आ जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो ये है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये काफ़ी ज़्यादा वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, इन्वेस्टर्स हो, कंज्यूमर्स हों। ठीक है, उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके एक बार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ये जो यूज़र्स होते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जिससे वो प्रिडिक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल कैश फ्लो है कंपनी के पास, क्या कंपनी में इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्रेडिटर्स ये देखते हैं कि हमें क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है कि ये यूज़र्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम प्रिडिक्ट कंपेयर कर सकते हैं एक एंटरप्राइज़ को दूसरी एंटरप्राइज से। ठीक है, एंड गाइज जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये मैनेजमेंट का हेल्प करते हैं, जिससे वो अपनी डिसीजन मेकिंग हो गई, प्लान्स वगैरह चेंज कर लें या प्लान्स अपने उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो गाइज जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैंने आपको वो फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, एक बार अब वो देख लेना। अब हम जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, वो सीधा पढ़ते हैं, जो है रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्ट। गाइस रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस नाउ डेज जो कंपनीज हैं उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना। ठीक है, एंड जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए, बट जो ये टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हेल्पफुल है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो ये इसका फॉर्मेट आप एक बार देख लेना, इसे एग्जाम में बना के आ सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने अदर इनकम ऐड करना है, फिर टोटल आपका इनकम आ जाएगा, उसमें से सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेस करोगे। ठीक है, ये सारा आपको फॉर्मेट इस तरीके से बना देना। नेक्स्ट है बैलेंस शीट है। नेक्स्ट है इस बैलेंस शीट। नाउ डेज जो कंपनीज हैं उन्होंने प्रिपरेशन जो है 2 साइड बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कार्ड कर दिया, उसकी जगह कॉलम फॉर्म में बैलेंस शीट बनाई गई है। वो किस तरीके से बनाई है, तो ये रही आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, ये सारा आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे बना के आना है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एक पर्टिकुलर पीरियड का हमें पता चलता है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ है एंड कितना आउटफ्लो हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। या फिर गाइस आप कह सकते हो कि कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो एक तरह की समरी है, जैसे हमें पता चलता है कैश की पोजीशन में कितना चेंज आया है एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। तो गाइस इसमें कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज़ हम लेते हैं। पहली होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड थर्ड वन इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पहली है गाइस आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज सारी आ जाती हैं, और आप कह सकते हो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट है गाइस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर किया है या डिस्पोज किया है। नेक्स्ट है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपके जो इक्विटी या बोरिंग है एक एंटिटी की, उसमें चेंज आता है, उसके कंपोजिशन या साइज़ में चेंज आता है।
नेक्स्ट है गाइस फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखते हैं, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम नॉन कैश आइटम्स को लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। तो गाइस फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल देखते हैं 2 पीरियड्स के बीच में। मतलब हमें 2 साल का अगर डाटा गिवन है तो दोनों साल के हम देखेंगे कितना इंक्रीज़ हुआ है वर्किंग कैपिटल के, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। एंड जो फंड फ्लो स्टेटमेंट ये हेल्प करती है, जैसे हम फाइनेंशियल पोजीशन है उसे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है, हमें पैसों की नीड है या नहीं है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में पे मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो गाइस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारा वैल्यूएबल एसेट होता है किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए, तो हम इसमें ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग करते हैं। हमारे इसमें हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पर्सनल मैनेजमेंट के एरिया में हम लगाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अगर ह्यूमन रिसोर्स पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हमें रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है, अगर हो रही है तो कितना उस पर खर्चा आ रहा है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम सारी जो है वो प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉग्नाइज, मेजर एंड कम्युनिकेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम देखते हैं सारी इन्वेस्टमेंट हमने ह्यूमन रिसोर्स पे कितने की, उसके मतलब जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की उससे हमें कितना रिटर्न आया, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ वेरियस शेड्यूल्स। तो गाइज आजकल अगर नाउ डेज अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट बनाने के लिए, उसे कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, वो जितनी हो सकती है उसे बनाने के लिए सेपरेट शेड्यूल्स जो है डिफरेंट हेड्स के वो प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे शेयर कैपिटल का हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी का हमने अलग शेड्यूल प्रिपेयर कर लिया, जिससे हम जब बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बैठेंगे तो हमें सिंपल मतलब ईजी तरीके से हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही डाटा अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। अब प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्या होता है, इस पर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, ठीक है, फुल डेप्थ में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस प्राइस लेवल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अब गाइस जो प्राइजेज है, अगर आज हम कोई भी चीज़, कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं या छोटी से छोटी चीज़ भी खरीद रहे हैं, प्राइजेस फिक्स नहीं रहेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हो सकता है उस जो हमने पर्टिकुलर वो चीज़ ली है, जितने की भी ली है, उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो प्राइजेज है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस चेंज के कारण हमें अच्छी तरीके से, मतलब प्राइजेस तो चेंज हो रहे हैं बट हम जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं वो हिस्टोरिक कॉस्ट पे बनाते हैं, तो उससे क्या है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अच्छी तरीके से हमें नहीं पता चल सकता, क्योंकि प्राइस लेवल के कारण प्राइस लेवल्स इन्फ्लेट भी हो सकते हैं और डिफ्लेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्राइस लेवल अकाउंटिंग से हम क्या कर सकते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम कह सकते हो कि जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू है उस पर्टिकुलर एसेट की, हम उसको अच्छी तरीके से ला सकते हैं। एंड उसके साथ हमें कह सकते हो कि करंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अच्छी तरीके से पता चल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हर चीज़ लेते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमें अच्छी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस या रियल कह सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब गाइस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू। एंड इसमें बेसिकली मटेरियल जो है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्क्लोज की जाती है, जैसे कि कौन से हमने अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ किए हैं, ठीक है। ओपिनियन के डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है कि ऑडिटर के ओपिनियन से हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग पे भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर लेना। सोशल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, अगर हम ब्रीफ में कहें तो सोशल अकाउंटिंग जैसे अब कोई भी कंपनी है या कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस कर रहा है, अब सोसाइटी से वो कुछ ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल लैंड ले रहा है, लेबर ले रहा है, उसके रिटर्न में वो सोसाइटी को क्या दे रहा है, क्या वो पोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या सोशल वेलफेयर कर रहा है, ठीक है। तो सोशल अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या देखेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्लाइंट्स को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर कह सकते हो कि सोशल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे वो अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है, साथ ही साथ जो क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स की नीड को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है गाइस डायरेक्टर्स रिपोर्ट। हर कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को भी प्रेजेंट करे। जो रिपोर्ट है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की वो अटैच होनी चाहिए बैलेंस शीट के साथ जब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है या फिर कोई एजीएम हो रही है। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। तो गाइस सोसाइटी में वुमेन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोविजंस ला रही है वुमेन्स के लिए ताकि वुमेन्स को भी इक्वली मौका मिल सके। गाइस
इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वुमेन को प्रोवाइड की जा रही हैं। जो लेजिस्लेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है ताकि वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्लूड किया जाए हमारी सोसाइटी में। और कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जिससे वुमेन को एम्पावरमेंट करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है गाइस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? तो गाइस इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर बिजनेस की सोसाइटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या उसे वो कॉर्पोरेट जो है वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2014 के कारण हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है चाहे वो पब्लिक लिमिटेड है, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर टर्नओवर जो है उसकी 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है, उसको एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट जो है 3 सालों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ में क्या करना है, लगाना ही लगाना। मतलब 2% तो आपको खर्च करना ही है कॉर्पोरेट CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ में। इसमें आपके क्या क्या हो सकता है? आपने एजुकेशनल या फिर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, एनिमल वेलफेयर कर रहे हो, या हंगर पॉवर्टी को मिटाने के लिए आप कोई प्रोग्राम वगैरह ला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती हैं। लास्ट है गाइस आपका वैल्यू एडिड स्टेटमेंट। तो गाइस वैल्यू एडिड स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बताती है कि आपके एंटरप्राइज में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके कारण कितनी वैल्यू ऐड हो रही है और उस जो वैल्यू ऐड हुई है उसका कितना आप एम्प्लॉयज़ या फिर अपनी कैपिटल में प्रोवाइड कर रहे हो। वैल्यू एडिड स्टेटमेंट हम बताती है कि हमने कितनी वेल्थ को क्रिएट किया या कितनी वैल्यू को क्रिएट किया और उस जो वैल्यू हमने क्रिएट की है उसको स्टेक होल्डर्स में कितना हमने दिया है, ठीक है, कितना शेयर किया है। तो गाइस ये था आपका टॉपिक या फिर चैप्टर रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस चैप्टर के नोट्स एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए @simplified study official नोट्स के लिए एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।